D4U देख रहे हैं तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। हर साल मार्च के महीने में दूसरे रविवार को वर्ल्ड किडनी दिवस मनाया जाता है। आज हम आपके सामने एक बार फिर एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे कि किडनियां क्यों खराब हो रही हैं और इससे बचने के क्या, इसे बचाने के क्या उपाय हैं, और किडनियां खराब हो जाएं तो फिर इसका क्या इलाज क्या है। आज हम पहुंचे हैं ईएमसी हॉस्पिटल, जहां पर हमारे साथ हैं ईएमसी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतन महाजन। ये डीएम नेफ्रोलॉजी हैं। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, ये विश्व किडनी दिवस लगभग आ ही गया है। जी जी जी। तो किडनियां क्यों खराब हो रही हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, किडनियां खराब होने के मुख्यतः दो तीन मेन कारण हैं। एक तो है कि लॉन्ग स्टैंडिंग अगर किसी को हाइपरटेंशन है, जो कि ब्लड प्रेशर हम आम भाषा में बोलते हैं, और अगर वो वेल कंट्रोल्ड नहीं है, दवाई टाइम पे नहीं ली जाती है, तो पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हम बोलेंगे। वैसे ही लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, जो शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वो लंबे टाइम से है, उसका कंट्रोल अच्छा नहीं है, शुगर हाई रहती है, तो मुख्यतः 90% जो किडनी खराब होने के केस होते हैं वो मुख्यतः इन्हीं दो कारण से होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लक्षण मरीज को कैसे पता चलता है कि उसकी किडनियां खराब हो रही हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब किडनी प्रॉब्लम होती है तो उसका डायग्नोसिस काफ़ी लेट होता है। हमारे देश में भी और विकसित देशों में भी ये समस्या है, क्योंकि स्टार्टिंग की स्टेज में कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कोई लक्षण नहीं आते, कोई सिम्टम नहीं आते हैं। बट हाँ, जो कुछ सिम्टम जिनसे थोड़ा क्लू मिलता है कि किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें मुख्यतः है कि अगर आपके पैरों में सूजन रह रही है, अगर मॉर्निंग में जब आप उठते हैं आपकी आंखों के आसपास थोड़ी स्वेलिंग रहती है, मुंह पे स्वेलिंग रहती है, पेशाब करने पे आपको झाग आती है, जैसे आप पेशाब करते हैं और पेशाब इकट्ठा उसके ऊपर बहुत झाग इकट्ठा हो जाती है, भूख लगना की कम हो जाती है, थकावट रहती है, ये कुछ बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम रहते हैं। तो मेन ये लक्षण है। तो डॉक्टर साहब, क्या पेशेंट के यहाँ स्वस्थ आदमी को रेगुलर टेस्ट करवाते रहना चाहिए, और कौन से टेस्ट होने चाहिए जिससे उसको पता चल सके भी उसकी किडनियाँ प्रभावित होना शुरू हो गई हैं? देखिए, यंग एज में तो किडनी प्रॉब्लम काफ़ी रेयर है, उतनी कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई 40 साल से ऊपर है तो एडवाइजेबल है कि वो साल 2 साल के बाद अपने रूटीन बॉडी टेस्ट करवा लें, ताकि अगर प्रॉब्लम बन रही है तो स्टार्टिंग में और अर्ली डायग्नोज हो जाए, ताकि उसका समय रहते उसका उपचार किया जा सके। अब इसमें मुख्यतः तो 3 टाइप के टेस्ट रहते हैं। एक तो आ गया यूरिन के कुछ टेस्ट, जैसे सिंपल यूरिन रूटीन एनालिसिस हम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही सस्ता टेस्ट है और हर किसी लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। सेकंड आगे कुछ ब्लड रिलेटेड टेस्ट रहते हैं, जिसे हम KFT बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें 4-5 टाइप के टेस्ट आते हैं, जिसमें सीरम यूरिया है, क्रिएटिनिन है, सोडियम पोटेशियम, ये टेस्ट। और थर्ड आ गया, अगर कोई दिक्कत है तो पेट का अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसे हम USG फॉर KU भी बोलते हैं। तो लगभग 99% जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं 2-3 टेस्ट से आप डायग्नोज कर सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन या दर्द की दवाइयाँ खुद लेना, क्या ये भी किडनियों के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं? बिल्कुल, ये बड़ा एक मेन कारण है। अगर हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन छोड़ दें तो बाकी जो केस बचते हैं उसमें मुख्यतः एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज बन के सामने आता है, और एक ऐसा कारण है जो अवॉइडेबल है और जिससे बचा जा सकता है। हम देखते हैं मुख्यतः पेशेंट कि किसी भी दिक्कत के लिए पेन किलर्स या बाकी मेडिसिन्स अपने आप दवा की दुकान से लेके खाते रहते हैं। तो अगर वो बार बार ऐसा करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनका हार्मफुल इफ़ेक्ट किडनीज़ पे आता है,
जिसका कारण ये है कि जब भी आप कुछ खाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, तो मैक्सिमम दवाइयाँ जब बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं वो थ्रू किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, आपके यूरिन में बॉडी से निकलती हैं। तो जब वो किडनीज़ तक पहुंचती हैं तो अपना जो कि प्रभाव है वो किडनी पे छोड़ के जाती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, एक बार अगर किडनी खराब हो जाती है तो क्या डायलिसिस ही इसका हल है, या शुरुआती दौर में मरीज को कुछ दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, मुख्यतः जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट जो किडनी इंजरी है ये मोस्टली रिवर्सिबल होती है और ट्रीटेबल होती है। अगर इसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती भी है तो ऑलमोस्ट ऑल द केसेस में वो टेम्पररी ज़रूरत होती है, जो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है डायलिसिस। मतलब इसका डायलिसिस के बाद बंदा रूटीन में आ सकता है अगर ये जिसके बारे में आपने बताया। इसके विपरीत होती है दूसरी, जिसे हम CKD बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इसमें जो किडनीज़ हैं वो परमानेंटली डैमेज होती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और इरिवर्सिबल है। इस केस में हम इस बीमारी को 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जो सबसे अर्लीस्ट स्टेज है वो स्टेज 1 है और जो सबसे एडवांस स्टेज है वो स्टेज 5 है। तो जब पेशेंट स्टेज 5 में पहुंचता है उस टाइम उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और अगर CKD का पेशेंट है तो वो लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती है। जबकि स्टेज 1, 2, 3 और 4 में मेडिसिन से आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब क्रॉनिक डिजीज में ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सर डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट जो हैं, मान लीजिए 100 पेशेंट आपके पास आता है तो कितने % ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एक्यूट स्टेज में आपके पास पहुंचते हैं और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, हम एक टर्शरी केयर सेंटर में बैठे हैं, एक सुपर स्पेशलिटी लेवल के हॉस्पिटल में हैं, तो बड़ी बार जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होते, क्योंकि रेफ़र केस आते हैं जो तो माइल्डर केस होते हैं, वो कि पेरीफ्री में ही अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या ट्रीट होके वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं। जो कि ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं, जो पेरीफ्री में ट्रीटमेंट के बावजूद और वर्सन हो जाते हैं, वो हमारे पास पहुँचते हैं। तो औसतन हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, मोर देन हाफ द पेशेंट्स में हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, एक डायलिसिस नाम तो हर कोई जानता है, डायलिसिस होता क्या है और इसकी ज़रूरत किडनियाँ क्या करना बंद कर देती हैं कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो किडनीज़ हैं वो हमारी बॉडी को साफ़ रखती हैं, क्लीनिंग सिस्टम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हमारा हम बोलेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि किसी भी शहर में किसी भी जगह, STP, वो उस जगह की जितनी भी पानी गंदगी है उसको वो साफ़ की करके आगे प्रवाहित करता है। सेम काम किडनीज़ करती हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेस्ट होता है, उसमें जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो बॉडी अपने पास रख लेती है। अब लास्ट में उसको मेटाबोलाइज होके बॉडी से निकलना है, तो वो जो फंक्शन है वो प्राइमरीली बॉडी में किडनीज़ की करती हैं। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट खाने के बाद बनते हैं, जिसे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, वो सारे किडनीज़ के माध्यम से पेशाब के अंदर मिक्स होके हमारी बॉडी से निकलते हैं, ताकि हमारी बॉडी प्यूरीफाई होती रहती है टाइम बाय टाइम। और अगर यही किडनीज़ हमारी काम करना बंद कर दें तो वो जो वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसके कारण ये जो किडनी प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं वो हमें मैनिफेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की कब ज़रूरत पड़ती है? देखिए, जो AKI पेशेंट हैं उनमें तो हम ट्रांसप्लांट का डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो मोस्टली पेशेंट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। जो CKD पेशेंट्स होते हैं जो स्टेज 5 में होते हैं, उनको स्टेज 5 में जाके किसी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है।
वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी 3 टाइप की होती हैं। या तो हीमोडायलिसिस है जिसे हम ब्लड वाला डायलिसिस बोलते हैं, या पेरिटोनियल डायलिसिस है जो पानी वाला डायलिसिस हम बोलते हैं, और थर्ड आ गया किडनी ट्रांसप्लांट। तो इनमें से सबसे बेस्ट रिजल्ट जो हैं आउटकम वो किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, लेकिन इसकी डिस्कशन हम स्टेज 4 में ही पेशेंट और उसकी फैमिली से स्टार्ट की कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। जो पोटेंशियल डोनर हैं उसको भी टेस्ट करने हैं, रेसिपिएंट के भी करने हैं। लेकिन हाँ, मैं दोबारा दोहराऊंगा, जितने भी हमारे किडनी की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, सबसे बढ़िया आउटकम किडनी ट्रांसप्लांट का है। तो डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट होने पर क्या पेशेंट की लाइफ कितनी बढ़ जाती है? पहले तो था भी कुछ सालों तक बंदा जिंदा रहता है, अब क्या है उसका? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के रीसेंट टाइम में रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया हैं। इसका जो सक्सेस रेट है 90% से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ अच्छे सेंटर्स में 95% से ज़्यादा है। पेशेंट एज क्लोज टू नॉर्मल जिसे बोलते हैं उतनी लाइफ जीता है, क्योंकि उसके ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जी। उसका खान पान का परहेज़ बंद हो जाता है, उसका रेगुलर जो डायलिसिस होता है वो बंद हो जाता है, ब्लड बढ़ने के इंजेक्शंस जो लगते हैं, खून नहीं बनता, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकता है उतना ट्रांसप्लांट पेशेंट ट्रांसप्लांट के कुछ महीनों बाद हो जाता है और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या खान पान की आदतें ये कितना किडनी को कहाँ तक प्रभावित कर रही हैं? देखिए, इनका जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल का और खान पान की आदतों का इनका क्रॉनिक इफ़ेक्ट रहता है। ये इफ़ेक्ट ऐसा होता है जो कुछ दिनों में या हफ्तों में मैनिफेस्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ सालों में या दशकों में उसके बाद ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं इनके कारण पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं ब्लड वेसल्स में, इसी के कारण शुगर की प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें मिलके एट द एंड ऑर्गन डैमेज करती हैं, और उसी एंड ऑर्गन डैमेज में एक आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहें? देखिए, अर्ली इन लाइफ से ही एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। खान पान में नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें, ज़्यादा फैट्स का और फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस्ड फूड कम लें, ज़्यादा फ्रूट्स लें, ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, ज़्यादा मिल्क अगर लेना है तो स्किम्ड मिल्क लें। तो जो भी घर पे आहार बनता है, पौष्टिक आहार जिसे हम बोलते हैं, वो रखें। अपना वेट ना बढ़ने दें, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी का ध्यान रखें। और एक बार आपकी एज 35 या 40 क्रॉस होती है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। ज़रूरी नहीं कि डेली चेक करना है, 2-3 महीने में एक बार चेक करा लिया, 6 महीने में एक बार अपना शुगर का टेस्ट कर लिया। और जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कराने की ज़रूरत है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर चेतन महाजन, ईएमसी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि किडनी आखिर क्यों ख़राब हो रही हैं और किडनी ख़राब होने के बाद उसके इलाज भी क्या हैं। हम आपको ले चलेंगे गुरु नानक देव अस्पताल में, जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट कमेटी की बैठक हर महीने होती है। वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट जो है प्रत्यारोपण कमेटी जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है, क्योंकि ये ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं एक मंजूरी के तहत ही होते हैं, उसके बिना वो नहीं होती है। हमारा मकसद अपने दर्शकों को जागरूक करना है कि किडनी क्यों ख़राब हो रही है और इसे कैसे बचाया जाए। अगर फिर भी किसी की किडनी ख़राब होती है तो फिर उसका ट्रांसप्लांट कराने का क्या माध्यम है। आइए हम आप बात करते हैं गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के.डी. सिंह के साथ। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.डी. सिंह। इनसे जानना चाहेंगे कि कितने जिलों के केसों को इनकी ओर से जो किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दी जाती है। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ?
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਲੋਟਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡੋਨਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਕੌਣ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈ। ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਨਰ ਦੇ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿਡਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਈਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਈਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਕੋਵਿਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਟੋਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ? ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ वो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ਦੇ ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ अवेलेबल है। ये थे डॉक्टर केडी सिंह। इन्होंने बताया कि हर महीने बैठक होती है, लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डॉक्टर की ओर से फॉर्म लिख कर दिया जाता है कि अब मरीज का डायलिसिस जो है वो नहीं हो सकता, अब उसे किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। ये कमेटी पूरी छानबीन करने के बाद, पूरी दस्तावेज खंगालने के बाद ही किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन देती है, क्योंकि सरकार की ओर से ऑर्गन डोनर को लेकर एक विशेष कानून बनाया जा चुका है। हमारा मकसद उन लोगों को ये बताना था जिनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो किडनी आपकी ख़राब हो जाए और बाद में ट्रांसप्लांट इसे कैसे किया जाना है। हमारा मकसद हमारे दर्शकों को यही जागरूक करना था। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।